डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रबड़ की कृषि के बारे में। रबड़ की कृषि किन किन क्षेत्रों में होती है, रबड़ की कृषि के लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल हैं, रबड़ के उत्पादन संसार के विभिन्न देशों में कितना है। अब सबसे पहले इस चित्र को देखिए। इस चित्र में रबड़ के बागान दिखाए गए हैं, यानी ऐसे क्षेत्र दिखाए गए हैं जहां रबड़ के पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और देखकर इसके धरातल पर विचार कीजिए कि किस प्रकार के धरातल पर ये इसकी कृषि है। और ये इसको देखिए, ये पेड़ है, ये यहाँ बर्तन लगा है, बुकेट लगी है, बाल्टी लगी है, और ये तना है। तने से ये वाइट पदार्थ इसमें बर्तन में या बाल्टी में आ रहा है। इसको देखिए ध्यान से, और इसको एक दूसरे चित्र में देखिए। ये रबड़ का पेड़ है, ये तना है, और तने से ये द्रव, वाइट द्रव ये निकल रहा है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम कि रबड़ के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है, कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं रबड़ की कृषि के लिए चाहिए। दूसरा, संसार में रबड़ का उत्पादन कितना है। तीसरा, संसार के विभिन्न देशों में किन किन क्षेत्रों में रबड़ उगाई जाती है, अर्थात वितरण पढ़ेंगे। और यहाँ जब भी रबड़ शब्द का उपयोग हो, रबड़ शब्द का अर्थ समझना प्राकृतिक रबड़, जिसकी उत्पत्ति, जिसका उत्पादन पेड़ों से होता है। विद्यार्थियों, जो रबड़ का पेड़ है वो भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों का पेड़ है। भूमध्य रेखीय सदाबहार वन आपने पढ़े होंगे, इनके बारे में जानकारी होगी। अपने मन मस्तिष्क में पिक्चर लेके आइए किस प्रकार के वो वन होते हैं, किन क्षेत्रों में उगते होंगे। और उगते क्या, नाम से ही स्पष्ट है, भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में स्वाभाविक है ये उगते हैं। ये जो रबड़ का पेड़ है, इस रबड़ के पेड़ से एक सफेद द्रव निकलता है। और ये कहां से निकलता है, रबड़ के पेड़ के तने से निकलता है सफेद द्रव, जिसका नाम लेटेक्स कहा गया है। और इस लेटेक्स को सुखाकर और प्रोसेस करके इसको स्टोर किया जाता है और इसको मार्केट में बेचने योग्य बनाया जाता है। जो रबड़ का पेड़ है वो लगभग 32 वर्ष, औसतन 32 वर्ष उसका आर्थिक जीवन होता है। आर्थिक जीवन का अर्थ यहाँ है कि वो औसतन 32 वर्ष पैदावार ज्यादा देता है। और यद्यपि ये पेड़ 100 वर्ष तक भी जीवित रहते हैं, और कुछ पेड़ 100 वर्ष से भी ज्यादा आयु तक जीवित रह सकते हैं, परंतु औसतन 32 साल तक पैदावार बहुत ज्यादा देता है। और रबड़ का पेड़ जब इसको लगाया जाता है, उसके 6 वर्ष के पश्चात ये उत्पादन देना आरंभ करता है, और इसके बाद ये निरंतर ये उत्पादन देता रहता है। और 32 वर्ष तक ये औसत निकाला गया, जो 32 वर्ष तक इसका उत्पादन रहता है। अब बात आती है कि ये रबड़ का पेड़ कहाँ उगता है, कौन कौन सी भौगोलिक अवस्थितियां हैं, कौन सी लोकेशंस हैं जहां पर रबड़ का पेड़ उगता है। रबड़ का पेड़ भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच उगता है। यानी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच इसका क्षेत्र है। बेस्ट क्षेत्र है जहां पर परिस्थितियां अनुकूल होती है इसको उगाने के लिए। इसके लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और खूब सारी वर्षा की आवश्यकता होती है। और ये 400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नहीं उगाया जाता। जब बात ही आ गई है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, इसका सीधा सा अर्थ है कि ये ऐसा क्षेत्र है जहां वर्ष के काफी सारे दिनों में वर्षा होती रहती है, तापमान भी उच्च रहता है, आर्द्रता भी उच्च रहती है। यानी इस प्रकार की भौगोलिक लोकेशंस, भौगोलिक अवस्थितियां चाहिए। अब है कि इसकी कृषि के लिए जो तापमान है वो कितना चाहिए। तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होना चाहिए। और
मासिक औसत तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। दूसरे, एक वर्ष में 2000 घंटे ऐसे होने चाहिए जिसमें धूप पेड़ को मिले या धूप निकले, यानी जिसमें सनशाइन हो, यानी सूर्य की जो चमक है या सूर्य की जो धूप है 2000 घंटे साल में कम से कम होनी चाहिए इसकी कृषि के लिए। और अमूमन प्रतिदिन 6 घंटे की धूप इसकी कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर प्रतिदिन 6 घंटे धूप निकले तो ऐसी स्थिति में इसकी जो बढ़वार है, पैदावार है, खूब होती है। अब हम वर्षा की बात करते हैं। इसकी कृषि के लिए 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और ये वर्षा वर्ष पर्यंत समान रूप से वितरित होनी चाहिए और वर्ष में कोई ऐसा लंबा सूखा मौसम नहीं होना चाहिए जिसमें 15 दिन 20 दिन ऐसे निकल जाए वर्षा ना हो, एक महीना ऐसे निकल जाए वर्षा ना हो, तो ऐसी स्थिति में इसकी कृषि को हानि होती है। यानी लंबा सूखा मौसम इसकी कृषि के लिए प्रतिकूल है। वर्ष में 100 दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें वर्षा हो, यानी 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से 100 दिन वर्षा के होने चाहिए। और इसमें जो वायुमंडलीय आर्द्रता है लगभग 80% होनी चाहिए। तेज गति से चलने वाली वायु इसकी कृषि को हानि पहुंचाती है क्योंकि ऐसी स्थिति में पेड़ टूट जाते हैं, यानी तेज वायु नहीं होनी चाहिए इन क्षेत्रों में। मिट्टियां हैं, मिट्टी गहरी होनी चाहिए। क्यों गहरी होनी चाहिए? ताकि जड़ें अधिक गहराई तक प्रवेश कर पाए जमीन के अंदर। ऊंचावच धरातल किस प्रकार का चाहिए इसकी कृषि के लिए? या तो मैदान या फिर ऐसे क्षेत्र जिनमें ढाल मंद हो, ऐसे क्षेत्र, ऐसे धरातल वाले क्षेत्र इसकी कृषि के लिए अनुकूल हैं। और इस प्रकार की भूमियां, किस प्रकार की भूमियां, अब कौन सी भूमि उपकूल से क्षेत्र में होते हैं? 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। इसका अर्थ है कि ये खूब बारिश के क्षेत्र हैं, यहाँ प्रतिदिन एक आध दिन को छोड़कर बारिश खूब होती है भूमध्य के क्षेत्रों में। तो ऐसी प्रकार की जो धरातल कहाँ मिले, इस प्रकार की जो धरातल कौन से होंगे? वो धरातल होंगे जहां सघन वन उगे होंगे। तो इसकी कृषि के लिए यदि ये पेड़ लगाने हैं तो इसकी कृषि के लिए पहले उन वनों को साफ करना पड़ेगा, उन सदाबहार वनों को जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सदाबहार वनों को साफ करना पड़ेगा और फिर इसके लिए खेत तैयार होगा या भूमि तैयार होगी। ऐसी स्थिति में एक समस्या और आती है कि जब मूल पेड़ों को साफ कर दिया जाता है इसकी कृषि का क्षेत्र बढ़ाने के लिए, इसकी कृषि करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जब मूल पेड़ों को वहां से समाप्त कर दिया जाता है तो वहां मृदा अपरदन की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इस टेबल में वर्ष 2020 में संसार के विभिन्न देशों में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन दिखाया गया है। इसमें संसार में 2020 में 119.4 लाख टन रबड़ का उत्पादन हुआ, जिसमें से थाईलैंड और इंडोनेशिया, अगर इन दो देशों को देखें, लगभग 66% रबड़ का उत्पादन इन दो देशों ने किया, थाईलैंड और इंडोनेशिया ने। और ये 6 देश मिलाकर, 6 देश मिलकर लगभग 91.5% प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करते हैं। केवल 6 देश 91.5% रबड़ का उत्पादन करते हैं। और जैसा कि बताया कि ये प्रथम 2 देश हैं, थाईलैंड और इंडोनेशिया, इनका हिस्सा लगभग प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में 66% है। अन्य देशों में भी कुछ और देश आते हैं जैसे कि आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया, श्रीलंका, ब्राजील, फिलीपींस और ये कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका का देश है। ये आइवरी कोस्ट है, इसमें 1.4% है। और में जितने भी देश यहाँ लिखे हैं और में जो उत्पादन है 1% से कम है। अब हम वितरण की, संसार में इसकी वितरण की बात करते हैं और सबसे पहले थाईलैंड का स्थान आता है। थाईलैंड संसार की लगभग 36% रबड़ उत्पादित करता है। और जैसा कि मैंने कहा था, जब भी रबड़ शब्द का यहाँ उपयोग हो तो उसका अर्थ ये समझना कि यहाँ प्राकृतिक रबड़ की बात की जा रही है।
थाईलैंड में दो मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर रबड़ का अधिक उत्पादन होता है। एक तो थाईलैंड का जो दक्षिणी प्रोविंस है, दक्षिणी राज्य है, और दूसरा देश का दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश। यहाँ इसमें थाईलैंड के मानचित्र पर मैं यहाँ इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ। ये है दक्षिणी राज्य, और ये देखिए ये बूझा, ये चारों इसके ये इधर समुद्र है, ये समुद्र की तरफ बढ़ी हुई है ये बूझा इसकी, यानी समुद्र के अंदर इसकी पेनिट्रेशन है। ये है दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र। ये दो क्षेत्र हैं जहां पर रबड़ का अधिक उत्पादन होता है। यहाँ की 70 से 80% रबड़ इन दो क्षेत्रों से आती है। अन्य क्षेत्र तो इसके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी है, उत्तरी क्षेत्र में भी हैं, परंतु ये दो क्षेत्र, एक ये दक्षिणी राज्य जो इसका है और दूसरा दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश, ये दो क्षेत्र हैं जहां पर रबड़ का अधिक उत्पादन होता है। यहाँ पर जो रबड़ का उत्पादन ज्यादातर छोटे किसान करते हैं, यानी स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है, बड़े बड़े फार्म नहीं है यहाँ इसकी कृषि के लिए कि वो सैकड़ों एकड़ में फैला है, हजारों एकड़ में फैला है। छोटे किसान, जो 90% रबड़ है छोटे किसानों द्वारा उत्पादित की जाती है। और वो किसान क्या करते हैं, जो उससे लेटेक्स निकलता है, दूध निकलता है, वो कलेक्टर्स को, उस दूध को कलेक्ट करने वाले उस देश में जगह जगह घूमते हैं, उन कलेक्टर्स को दे देते हैं और कलेक्टर्स फर्दर आगे इनको इंडस्ट्रीज में भेजता है। जैसे अपने यहाँ भैंस का दूध हम बेचते हैं, जो दूधिये को देते हैं, तो इसी प्रकार इनके ये दूधिये टाइप के व्यक्ति हैं जो इनका जो रबड़ है वो जो लेटेक्स उसको लेके जाते हैं। आगे दूसरा देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का रबड़ के उत्पादन में संसार में दूसरा स्थान है। सन 2020 में इंडोनेशिया ने संसार की 25.9% रबड़ उत्पादित की। यहाँ दो मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर रबड़ का उत्पादन होता है। ये सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप का पूर्वी तटीय प्रदेश, दूसरा कालीमटन द्वीप का पश्चिमी तटीय प्रदेश। दो क्षेत्रों में यहाँ पर रबड़ का उत्पादन होता है। विद्यार्थियों, यहाँ रबड़ के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे देश जितने भी आएंगे यहाँ रबड़ के उत्पादन में, ये इक्वेटोरियल रीजन में स्थित है, भूमध्यरेखीय क्षेत्र में स्थित है, यानी उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो भौगोलिक परिस्थितियां, अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां कौन सी हुई कि इस देश की उष्ण कटिबंधीय स्थिति, पर्याप्त मात्रा में वर्षा और निम्न भूमियों की उपलब्धता। इस देश में वास्तव में इसकी कृषि, जो डच पीपल थे, डचों का कब्जा था इस देश पर, इस देश के स्वतंत्र होने से पहले, उन्होंने 20वीं शताब्दी में इसकी कृषि यहाँ करनी आरंभ की थी। अगला है देश मलेशिया। मलेशिया का रबड़ के उत्पादन में संसार में तीसरा स्थान है। मलेशिया ने 2020 में संसार का लगभग 8.4% रबड़ उत्पादित की। मलेशिया में जो रबड़ के उत्पादक 3 मुख्य क्षेत्र हैं, एक उत्तरी पश्चिमी तटीय प्रदेश या उत्तरी पश्चिमी तटीय पेटी, दूसरा उत्तरी पूर्वी तटीय पेटी, ये है पश्चिमी है, ये पूर्वी है, और एक है दक्षिणी पश्चिमी तटीय पेटी। ये 3 मुख्य क्षेत्र हैं रबड़ के उत्पादन में। और यहाँ इसका मलेशिया का संपूर्ण मानचित्र यहाँ दिखाया गया है। इसमें संपूर्ण मलेशिया नहीं दिखाया गया है, मलेशिया का कुछ पार्ट दिखाया गया है। संपूर्ण मलेशिया का मानचित्र यहाँ दिखाया गया है। ये है मलेशिया, ये जिसमें अभी मैंने क्षेत्र बताए थे रबड़ के उत्पादन के, ये है वो बेल्ट, ये है वो क्षेत्र मलेशिया का। ये देखिए, ये है वो क्षेत्र मलेशिया का। यहाँ नीचे देखिए, मलेशिया का एक तो क्षेत्र ये है, दूसरा क्षेत्र ये नीचे तो इंडोनेशिया का क्षेत्र है, कालीमटन द्वीप जिसको बोला था अभी। ये इस द्वीप पर जो ऊपर का हिस्सा है, ये क्षेत्र भी मलेशिया का है, ये क्षेत्र भी मलेशिया का है। और यहाँ भी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां देखिए, समुद्र है, चारों समुद्र है, उष्णकटिबंधीय स्थिति है और भूमध्यरेखीय लोकेशन है। तो ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और निम्न भूमियां हैं, तो निम्न भूमियों में और
ट्रॉपिकल लोकेशन में, उष्ण कटिबंधीय स्थिति में नमी बनी रहती है वर्ष पर्यंत, क्योंकि समुद्र है चारों ओर। तो यहाँ मलेशिया में भी इस प्रकार की अनुकूल दशाएं यहाँ पाई जाती हैं। अगला स्थान भारत का है। भारत का संसार में रबड़ के उत्पादन में चौथा स्थान है। भारत ने सन 2020 में 7.4% रबड़ उत्पादित की संसार की। और यहाँ जो रबड़ का उत्पादन है, मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो उत्पादन है रबड़ का, भारत का 75% रबड़ केरला से आता है। 75% केरला से, 15% रबड़ आता है उत्तरी पूर्वी राज्यों से। तो 70 + 15 ये हो गया 90, और 6% कर्नाटका से। तो 96% रबड़ इन तीन क्षेत्रों से आता है। केरला 75%, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 15% और कर्नाटका 6%। अन्य राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जहां थोड़ा बहुत रबड़ का उत्पादन होता है। और यहाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी आधे से ज्यादा रबड़ का उत्पादन, लगभग उत्तरी पूर्वी राज्यों का लगभग 53%, यानी जितना उत्तरी पूर्वी राज्यों में रबड़ उत्पादित होता है उसका 53% अकेले त्रिपुरा द्वारा किया जाता है। यानी उत्तरी पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा, यहाँ का उत्तरी पूर्वी राज्यों का 53%, आधे से ज्यादा रबड़ का उत्पादन यहाँ होता है। अगर सारे देश के संदर्भ में देखें तो 8% रबड़ का उत्पादन, देश का 8% रबड़ त्रिपुरा उत्पादित करता है। 8% त्रिपुरा, अगर थोड़ा सा दूसरी तरीके से विश्लेषण करें, 6%, 6% कर्नाटक, 8 और 6 14, और 75 89, यानी 89%। अगर राज्यों की बात करें तो 89%, 89% केरला, त्रिपुरा और कर्नाटका, ये क्षेत्र है जहां पर रबड़ का उत्पादन होता है। 89%। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां, उत्तरी पूर्वी राज्यों में वर्ष पर्यंत ह्यूमिडिटी बनी रहती है, वर्ष पर्यंत तापमान उच्च रहता है। इसी प्रकार ये केरला में देखिए, यहाँ अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो मैदानी क्षेत्र है थोड़ा बहुत, उसमें पर्वतकृत वर्षा होती है, खूब वर्षा होती है, 200 से 250 सेंटीमीटर यहाँ वर्ष में। इधर से पवनें आती हैं, पर्वतों से टकराती हैं, पर्वतों के पश्चिमी भागों में वर्षा करती हैं। तो ये यहाँ रबड़ की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति है। 5वां स्थान रबड़ के उत्पादन में चीन का है, और चीन संसार का लगभग 7.2% रबड़ उत्पादित करता है। चीन में रबड़ के उत्पादन में 3 राज्य प्रमुख हैं। एक यूनान राज्य है, कई बार चर्चा आ चुकी है यूनान राज्य की। यूनान राज्य, एक ग्वांगसी राज्य, और ये इधर ये द्वीप ये दिखाई देता आपको, हेनान। यूनान, ग्वांगसी और हेनान, ये 3 मुख्य क्षेत्र हैं। यहाँ 3 मुख्य राज्य हैं जहां पर रबड़ का उत्पादन अधिक होता है। आगे वियतनाम का स्थान आता है। वियतनाम का स्थान रबड़ के उत्पादन में संसार में छठा है, और संसार का लगभग 6.6% रबड़ वियतनाम द्वारा उत्पादित की जाती है। वियतनाम में रबड़ के उत्पादन के 2 मुख्य क्षेत्र हैं। वियतनाम का ये है वियतनाम, इसमें संपूर्ण देश दिखाई दे जाएगा आपको। वियतनाम में ये जो दिखाए गए हैं राज्य दिखाए गए हैं, नॉर्थ ईस्ट, ये रेड रिवर डेल्टा राज्य, ये नॉर्थ वेस्ट राज्य, ये राज्य जगह जगह राज्य लिखे हैं। ये येलो कलर है साउथ सेंट्रल कोस्टल प्रोविंस, साउथ ईस्टर्न प्रोविंस, ये साउथ ईस्टर्न प्रोविंस है। ये मिकांग रिवर डेल्टा प्रोविंस है। ये पार्ट दिखाए गए हैं इसके वियतनाम के। तो वियतनाम में जो रबड़ का उत्पादन है, एक तो ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम है नॉर्थ सेंट्रल कोस्टल स्टेट, यानी उत्तरी मध्यवर्ती तटीय राज्य। उत्तरी मध्यवर्ती तटीय राज्य, उत्तरी मध्यवर्ती तटीय राज्य के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में ये जो येलो कलर से लाइनिंग की है, शेड की है, ये रबड़ का उत्पादन यहाँ ये दिखाया गया है।
यानी पहला क्षेत्र है उत्तरी मध्यवर्ती तटीय राज्य का पूर्वी तटीय प्रदेश। दूसरा राज्य है यहाँ दक्षिणी पूर्वी राज्य, ये है, ये नीला कलर द्वारा दिखाया दक्षिणी पूर्वी राज्य। और दक्षिणी पूर्वी राज्य के उत्तर में पश्चिमी उच्च भूमियां, यानी पश्चिमी उच्च भूमियां का जो राज्य है उसका दक्षिणी क्षेत्र रबड़ के उत्पादन में, और दक्षिणी पूर्वी राज्य और मध्यवर्ती तटीय प्रदेश, ये 3 क्षेत्र हैं जहां पर रबड़ का उत्पादन अधिक होता है। ये मैग्नीफाई करके मैं दिखा देता हूं इसको। ये इसमें इंटरनेट से डाउनलोडेड है ये पिक्चर। ये दिखाए गए है क्षेत्र, रबड़ का जो येलो कलर है ये रबड़ का उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ ये रबड़ का उत्पादक क्षेत्र जैसा कि मैंने अभी उसमें दिखाया था। इसमें वियतनाम का जो भौगोलिक जो फिजिकल मैप है वो वियतनाम का यहाँ दिखाया गया है। अब यहाँ देखिए, ये क्षेत्र है रबड़ के उत्पादन का और ये प्लेन है, और यहाँ ये पर्वत श्रृंखला है, यानी प्लेन्स में है यहाँ। और यहाँ देखिए, यहाँ नहीं है रबड़ का उत्पादन, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है रबड़ के उत्पादन का, यानी निम्न भूमियां हैं ये। और यहाँ भी देखिए, ये इधर अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां क्या, समुद्र है ये, तो समुद्र के साथ ये जो देश है ह्यूमिडिटी बनी रहती है यहाँ। अन्य देशों में जो कुछ महत्वपूर्ण देश हैं, अन्य देश काफी सारे हैं जहां थोड़ा बहुत रबड़ का उत्पादन होता है, परंतु कुछ 3-4 देश जहां पर सस्टेनेबल थोड़ा सा फालतू उत्पादन है जो महत्वपूर्ण है अन्य देशों में भी, उसमें आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट कहाँ है? ये अफ्रीका है। ये यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ये आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट के तटीय क्षेत्रों में यहाँ रबड़ का उत्पादन होता है। और यहाँ ये गलत लिखा गया है, यहाँ है पॉइंट, ये जो फिगर है 1.4% है लगभग। आइवरी कोस्ट लगभग 1.4% संसार का रबड़ उत्पादन करता है। इसको मैं और मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ। ये है आइवरी कोस्ट, ये है देश। दूसरा है नाइजीरिया। ये नाइजीरिया लगभग 1% से भी कम रबड़ उत्पादित करता है। अगले मानचित्र में आ जाएगा नाइजीरिया का। ये है नाइजीरिया। नाइजीरिया इसमें लिखा है कि लेस देन 1%, नाइजीरिया लेस देन 1%। अन्य देशों में है, ये यहाँ आइवरी कोस्ट था, ये यहाँ दिखाया गया था, तो ये नाइजीरिया है। और नाइजीरिया का जो तटीय क्षेत्र है, ये जो तटीय क्षेत्र है, ये अटलांटिक महासागर इधर, तो जो तटीय क्षेत्र है, समुद्री तटीय क्षेत्र, यहाँ पर रबड़ का उत्पादन होता है। अगले मानचित्र में और क्लियर किया गया है, ये दिखाया गया है नाइजीरिया में। नाइजीरिया का ये मानचित्र अलग से भी दिखाया गया है। ये तटीय क्षेत्र, यहाँ परंपरागत रूप से ये जो हरा हरा क्षेत्र दिखाई देता है, ये निम्न भूमियां हैं, यहाँ पर मैदान है, तो इन निम्न भूमियों में रबड़ की कृषि होती है। नाइजीरिया के बाद श्रीलंका का स्थान आता है। श्रीलंका क्या, इन सब का उत्पादन 1% से कम ही। और श्रीलंका में ये राज्य दिखाए गए हैं, ये देखिए श्रीलंका के मानचित्र में, ये उत्तरी राज्य, उत्तरी मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, ऊवा, ईस्टर्न, और ये सदर्न, ये वेस्टर्न, ये सबर्गमुआ, ये राज्य दिखाए गए हैं। तो यहाँ जो रबड़ का उत्पादन है श्रीलंका में, ये राज्य है सर्गमुआ, सबर्गमुआ, ये है देखिए स्पर्गमुआ, और दक्षिणी राज्य और पश्चिमी राज्य का दक्षिणी क्षेत्र, ये क्षेत्र है जो शेडेड क्षेत्र है, ये रबड़ के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। स्पर्गमुआ दक्षिणी राज्य का पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी राज्य का दक्षिणी क्षेत्र, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं रबड़ के उत्पादन में। आगे ब्राजील का स्थान आता है। ब्राजील में भी 1% से भी कम रबड़ का उत्पादन होता है। ये
अभी मैंने जो वियतनाम के बाद स्टेट्स बताए हैं, ये अन्य में हैं सारे के सारे। इनको एक पैराग्राफ के रूप में भी आप लिख सकते हैं, सारे के सारे अन्य राज्यों में, या एक एक दो दो लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ब्राजील में साओ पालो, मोटो ग्रोसो, दो मुख्य राज्य हैं जहां पर रबड़ का अधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा ये जगह जगह रबड़ के क्षेत्र दिखाए गए हैं, परंतु साओ पालो और मोटो ग्रोसो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है रबड़ के उत्पादन की दृष्टि से। इसके पश्चात फिलीपींस का स्थान आता है। फिलीपींस का लोकेशन देखिए, अब यहाँ ये फिलीपींस है, ये मलेशिया, देखिए वही का वही क्षेत्र है सारा का सारा। देखो, थाईलैंड बताया था, थाईलैंड में रबड़ का उत्पादन, थाईलैंड, और इसी प्रकार इंडोनेशिया में बताया था, ये इंडोनेशिया, फिर मलेशिया में बताया था, और ये वियतनाम में। सारे के सारे देखो, काफी सारे देश इस क्षेत्र में आ गए। थाईलैंड बताया, वियतनाम बताया उत्पादन में, ये मलेशिया जो नीले कलर द्वारा, इंडोनेशिया, ये फिलीपींस, 5 देश तो यहीं आ गए। तो ये फिलीपींस द्वीपों का देश है, यहाँ भी, इस देश में भी द्वीपों के तटीय क्षेत्र में रबड़ का उत्पादन होता है। ये था आपका रबड़ की कृषि के बारे में।